हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि मालूम है आपको, लास्ट वीडियो के अंदर हम जहाँ पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, उसके आगे हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आज इस वाले वीडियो के अंदर हम कहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं, यहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता हम पढ़ रहे थे दोस्तों। क्या पढ़ रहे थे दोस्तों? हम सिंधु घाटी सभ्यता हम पढ़ रहे हैं। ये ध्यान रखिए क्या पढ़ रहे हैं, मैं बताया सभी को मालूम है दोस्तों। हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों? सिंधु घाटी सभ्यता हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों इस चीज़ को मैं आगे कंटिन्यू करते हुए, जैसे कि आज हम सामाजिक जीवन के ऊपर अध्ययन करेंगे कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उनका सामाजिक जीवन किस प्रकार रहा करता था, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर लिखा है जैसे कि सामाजिक जीवन, समाज में कई वर्ग थे। कितने वर्ग थे? कुछ विद्वानों के अनुसार उस काल में पुरोहितों तथा अधिकारियों व राजकर्मचारियों का एक विशिष्ट वर्ग रहा होगा। यानी कि ये कह रहे हैं कि उस समय जो है कि कुछ पुरोहित थे, ठीक है ना, कुछ पुरोहित तथा अधिकारियों का जो राजकर्मचारियों का एक विशिष्ट वर्ग रहा होगा। संपन्नता की दृष्टि से गढ़ी वाले जो लोग संपन्न रहे होंगे तथा नीचे, अब गढ़ी क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले, ठीक है ना, पिछले जो हम वीडियो के अंदर हम देख चुके हैं। गढ़ी यानी क्या था? गढ़ी यानी दुर्ग था। गढ़ी का मतलब क्या था? गढ़ी, गढ़ी यानी गढ़ी को मैंने क्या कहा था आपको? दुर्ग, ठीक है ना। अब यहाँ पर लिखा है कि संपन्नता की दृष्टि से गढ़ी वाले लोग यानी कि दुर्ग वाले लोग संपन्न रहे होंगे तथा निचले स्तर पर जो लोग रहे होंगे यानी कि दुर्ग से बाहर या फिर दुर्ग के जो लोग रहते थे अलावा, वो कैसे सामान्य लोग रहे होंगे, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों यहाँ परिवार तथा स्त्रियों की स्थिति कैसी थी? दोस्तों यहाँ लिखा है कि जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में पृथक पृथक परिवार के रहने की योजना दिखाई देती है। यानी कि एकल परिवार योजना रही। कैसी योजना रही दोस्तों? एकल परिवार योजना रही होगी, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखिए दोस्तों, आपको पूछा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जो परिवार योजना थी वो कैसी थी? एकल परिवार योजना थी, ठीक है। क्या मिला है कि इस सभ्यता में भारी संख्या में नारियों की मूर्तियां मिली है, अतः नारियों का स्थान सम्मानजनक था। ओबियसली बात है, अगर जहाँ पर नारियों की मूर्तियां अगर बहुत ज़्यादा संख्या में मिली होगी तो ओबियसली बात है, यानी कि वहाँ नारियों का सम्मान, बहुत ज़्यादा सम्मानपूर्वक नारियाँ थी, ठीक है ना। वहाँ नारियों का अच्छी तरह सम्मान होता था, ठीक है। अब उसके बाद एक लिखा है कि नोट मैंने यहाँ लिखा है कि क्रीट तथा अन्य भूमध्य सागरीय सभ्यताओं में मात्र सत्तात्मक समाज पाया जाता था, अतः सिंधु घाटी सभ्यता भी मात्र सत्तात्मक रही होगी। कैसी रही होगी दोस्तों? मात्र सत्तात्मक सिंधु घाटी सभ्यता रही है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर जैसे लिखा है कि अन्य भूमध्य सागरीय सभ्यताओं में भी, यानी दूसरी इस प्रकार की जो सभ्यताएं थी वहां पर भी मात्र सत्तात्मक समाज पाया जाता था, इसलिए ये कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता भी मात्र सत्तात्मक सभ्यता रही होगी, ठीक है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं कि इनका खान पान कैसा था दोस्तों। तो सिंधुवासी भोजन के अंदर गेहूं, जौ, चावल, दूध, मांस, फल आदि का सेवन करते थे और फलों में अनार, नींबू, नारियल, खरबूजा, तरबूज आदि से परिचित थे, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना आपको, ये तो नॉर्मल सी बात है कि सिंधुवासी जो थे वो भोजन के अंदर गेहूं, जौ, चावल, दूध, मांस, फल आदि का सेवन करते थे, जबकि फलों में अनार, नींबू, नारियल, खरबूजा, तरबूज आदि से परिचित थे, ठीक है ना। और मांस में भेड़, बकरी, मुर्गे, सूअर, बतख, कछुआ, ये तो नॉर्मल बात है, ठीक है ना। और इसके बाद ये ध्यान रखिए दोस्तों कि अनाज तथा मसाले पीसने के लिए सिलपट्टे का उपयोग होता था। किसका उपयोग होता था दोस्तों? सिलपट्टे का उपयोग होता था। अनाज और मसाले पीसने के लिए सिलपट्टे का उपयोग होता था। बस ये बात ध्यान रखनी है इसके अंदर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है आपका रहन सहन, आमोद प्रमोद, यानी कि इनका जो लाइफ स्टाइल था वो कैसा था, ठीक है ना। तो सिंधु घाटी सभ्यता का लाइफ स्टाइल था कि यहाँ पर लिखा है खुदाई में कांसे से बने हुए दर्पण एवं हाथी दांत की कंघियां प्राप्त हुई। दर्पण बने हुए थे खुदाई में, जो दर्पण प्राप्त हो, दर्पण यानी कि जो आप जानते हैं दर्पण यानी कि जिसमें आप एक कांच होता है जिसमें आप शक्ल भी देख सकते हैं, ठीक है ना, अपने बाल ये बनाते हैं, ठीक है, आप अपना चेहरा फिर जो भी देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है कि खुदाई में कांसे से बने हुए दर्पण और हाथी दांत की कंघियां, यानी जो कंघियां वो किससे बनी होती थी? वो हाथी दांत से बनी होती थी, ठीक है ना दोस्तों। कांसे से बने हुए, देखिए यहाँ कांसे से बने हुए दर्पण, जबकि हाथी दांत की कंघियां प्राप्त हुई है, ठीक है। उसके बाद स्त्री पुरुष दोनों आभूषण प्राप्त कर, दोनों ही आभूषण धारण करते थे, ठीक है ना। स्त्री और पुरुष दोनों ही आभूषण धारण करते थे। मुख्य रूप से कौन कौन से आभूषण थे? मस्तकाभूषण, कंठहार, कुंडल, अंगूठियां, चूड़ियां, कटिबंध, पाजेब, ठीक है ना। ये कौन कौन से थे? मस्तकाभूषण, कंठहार, कुंडल, अंगूठियां, चूड़ियां, कटिबंध और पाजेब, ये आदि पहने जाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में मिट्टी के कई खिलौने मिले हैं तथा पासे भी मिले हैं, जिससे पासों के खेलों जैसे चौसर का प्रणाम यानी कि प्रमाण मिलता है। यानी कि एक पासों का एक खेल था जिससे क्या कहा? जिससे चौसर का प्रमाण मिलता है, ठीक है ना। चौसर जो खेल था उसका प्रमाण यहाँ मिलता है हमें, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में मिट्टी के कई खिलौने मिले हैं तथा पासे भी मिले हैं, जिससे ये मिलता है कि जहाँ जो वो खेल खेलते थे वो कौन सा खेलते हैं? अधिकतर चौसर वाला खेल खेलते थे, यानी पासे वाला खेल खेलते थे, जैसे कि आप भी खेले होंगे बचपन के अंदर खूब, है ना। नर्तकी की प्राप्त मूर्ति से नृत्य संगीत का पता चलता है। कुछ मोहरों पर सारंगी और वीणा का अंकन भी है, ये बात ध्यान रखनी है आपको, ठीक है ना। नर्तकी की जो प्राप्त मूर्ति है, ठीक है, नर्तकी की जो प्राप्त मूर्ति है उससे नृत्य संगीत का पता चलता है। और कुछ मोहरों पर सारंगी और वीणा का भी अंकन मिला है इससे, यानी कि कुछ मोहरें ऐसी थी जिनके ऊपर सारंगी और वीणा का जो अंकन था उससे पता चलता है कि यहाँ पर नृत्य संगीत भी हुआ करता था, ठीक है।
और कुछ मूर्तियां ऐसी भी थी जो एक मतलब नृत्य के आकार में बनी हुई थी मूर्तियां, उससे भी ये पता चलता है कि भाई साहब यहाँ पर जो होता था, यहाँ पर नृत्य संगीत भी हुआ करता था। अब इनका आर्थिक जीवन कैसा था, यानी कि ये जो अपने काम धंधे के लिए, अपने पैसे कमाने के लिए क्या करते थे, तो देखिए सबसे ज़्यादा अपने काम धंधे के लिए क्या करते थे, कृषि करते थे, जो कि आज भी हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा मालूम है आपको कि राजस्थान में सर्वाधिक, या फिर भारत के अंदर जो इनकम का सोर्स है सब क्या हुआ, अधिकतर लोगों का कृषि ही, अधिकतम लोगों का इनकम सोर्स आज भी बरकरार है, ठीक है ना। तो आर्थिक जीवन इनका कृषि, यानी कि अधिकांश नगर सुनियोजित, अधिकांश नगर जो थे वो सुनिश्चित सिंचाई की सुविधा से युक्त उपजाऊ नदी के तटों पर थे। कैसे थे दोस्तों, उपजाऊ नदी के तट पर थे। अब देखिए क्या है कि उपजाऊ नदी के तट पर बनाने का सबसे बड़ा कारण क्या था, क्योंकि देखिए खेती के लिए जो मिट्टी होती है वो उपजाऊ मिट्टी होनी चाहिए, ठीक है ना, ताकि पैदावार अच्छी हो सके। इसलिए जो अधिकांश सिंचाई की जो सुनिश्चित जो सिंचाई की जो सुविधा थी से युक्त उपजाऊ नदी के तटों पर थे अधिकांश नगर, इसलिए रहते थे, ठीक है ना, ताकि वहां पर वे आराम से खेती कर सके। गेहूं के उत्पादन के पर्याप्त प्रमाण मिलते हैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से, जौ के भी प्रमाण मिलते हैं, ठीक है ना। जौ कहाँ से मिलता है दोस्तों, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिलता है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से। और मैंने आपको बताया कि गेहूं तो नॉर्मल है, तो गेहूं तो आपको पर्याप्त मात्रा में मिलता है, यानी कि सर्वाधिक गेहूं बोया जाता था। इस सभ्यता का मुख्य खाद्यान्न, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ आ ही गया, जैसे देखिए सभ्यता का मुख्य खाद्यान्न कौन सा था दोस्तों, गेहूं और जौ। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से आपको जौ मिला, और जो मुख्य खाद्यान्न कौन सा हुआ, गेहूं, ठीक है ना। अब इसके अलावा खजूर, सरसों, तिल, मटर और राई तथा चावल के से भी परिचित थे ये लोग, ठीक है ना। ये बात जानने की, इसके अलावा जैसे कि अगर आपको पूछ ले कि इसके अलावा किन किन से परिचित है, तो ये बात ऑब्वियसली है कि इन सब से भी परिचित थे। किन से, खजूर, सरसों, तिल, मटर और राई तथा चावल से भी ये लोग परिचित थे। अब ये खेती, जो खेती करते थे, सर्वाधिक खेती किस चीज़ की करते थे, खेती करते थे दोस्तों कपास की। किसकी करते थे दोस्तों, कपास की खेती करते थे। कपास की खेती का विश्व में पहला उदाहरण सिंधु घाटी सभ्यता में मिला है। ये बात ध्यान रखनी है आपको दोस्तों, कि विश्व में अगर आपको पूछ ले कि विश्व में कपास की खेती का सर्वप्रथम उदाहरण, ये सबसे पहला उदाहरण कहाँ मिला है, तो दोस्तों कहाँ पर मिला है, सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर ही कपास की खेती का सबसे पहले विश्व में प्रमाण मिला है, ठीक है ना। और व्यवसाय का क्या था इनका, व्यवसाय यानी कि अगर जो बिजनेस करते थे, कौन सा करते थे, वस्त्र निर्माण का बिजनेस करते थे, ठीक है। सिंधु क्षेत्र में उपज के कारण यूनानियों ने कपास के लिए सिंडन शब्द का प्रयोग किया है, ठीक है ना। अब ये देखिए सिंडन यानी कि ये सस है, ठीक है ना, सिंडन, ये सिंडन बना किससे, सिंधु से बना है, किससे बना है, सिंधु क्षेत्र से। तो यहाँ लिखा है जैसे सिंधु क्षेत्र में उपज के कारण, यानी सिंधु का जो क्षेत्र था उसमें उस क्षेत्र में उपज के कारण यहाँ की यूनानियों ने कपास के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया है, सिंडन शब्द का प्रयोग किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, खेतों को जोतने के लिए हलों का प्रयोग होता था। कालीबंगा में जुते हुए खेत के प्रमाण मिले, ठीक है ना। यानी कि जो खेत की जो जोतने का काम करते थे उसे किससे करते थे, हल का प्रयोग करते थे। और कहाँ से इनके जुते हुए खेत के प्रमाण प्राप्त हुए दोस्तों, कहाँ से हुए, कालीबंगा से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है दोस्तों आपका पशुपालन की, ये जो पशुपालन है, ये पशुपालन में क्या करते थे, पाले जाने वाले जो प्रमुख पशु कौन कौन से, इनके गाय, बैल, भैंस और भेड़, ठीक है ना। तो यानी कि गाय आज भी, गौ माता आज भी हमारे प्रमुख रूप से पशुओं के अंदर जो पाली जाती है, गाय, बैल, भैंस आज भी हमारे पाले जाते हैं। प्रमुख पशुपालन आज भी हमारा मुख्य व्यवसाय है कई लोगों का। गाँव के अंदर आप जाएंगे तो आपको मालूम है, आप गाँव से बहुत से हम बिलोंग करते हैं गाँव से, तो हमको मालूम है कि आज भी पशुपालन हमारा वहाँ का मुख्य व्यवसाय मानते हैं, ठीक है। और अन्य के अंदर आपके हो गए बकरी, सुअर, कुत्ते, बिल्ली, ठीक है ना। और बाकी हाथी और ऊंट की हड्डियां बहुत कम मिली, ये बात ध्यान रखनी कि सबसे कम किसकी हड्डियां मिली, हाथी और ऊंट की कम हड्डियां मिली है, लेकिन मुहरों पर इनका अंकन प्राप्त हुआ है, ठीक है ना। मुहरों पर इनका अंकन है, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों सिंधु सभ्यता के लोग घोड़े से परिचित थे। किससे परिचित है दोस्तों, सिंधु सभ्यता के लोग घोड़े से परिचित थे, ये बात ध्यान रखनी है आपकी। किससे परिचित थे, घोड़े से भी ये सिंधु सभ्यता के लोग परिचित थे। लोथल से अब परिचित थे, तो भाई कहीं ना कहीं से प्रमाण मिला होगा, तभी पता चला होगा कि भाई ये परिचित थे। तो कहाँ से, लोथल से घोड़े के 3 मृण मूर्तियों तथा 1 जबड़ा मिला है। कैसे दोस्तों, यानी कि अगर कोई आपको पूछ ले कि सिंधु सभ्यता के लोग घोड़े से परिचित थे क्या, तो आप बोलेंगे जी हाँ परिचित थे। तो आपको पूछे कि प्रमाण कहाँ से मिला है, तो भैया प्रमाण हमको लोथल से मिलता है। कैसे मिलता है, लोथल से 3 मृणावस्था के अंदर मूर्तियां मिली है घोड़े की, और 1 जबड़ा मिला है। इसलिए माना जाता है कि सिंधु सभ्यता के लोग घोड़े से परिचित थे, और ये प्रमाण हमको मिलता है लोथल से, ठीक है ना। अब उद्योग तथा शिल्प, ठीक है ना। उद्योग तथा शिल्प में क्या आता है, उद्योग तथा शिल्प में है कि सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। दोस्तों ये बात ध्यान रखनी है आपको, कैसी सभ्यता थी, कांस्य युगीन सभ्यता थी। अगर आपको पूछ ले कि सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी, तो कांस्य युगीन सभ्यता है, ठीक है। तांबे के साथ टिन को मिलाकर कांसा बनाया जाता था। तो ध्यान रखनी, कांसा कैसे बनाया था, कांस्य युगीन सभ्यता थी, यानी कि तांबा और टिन, इन दोनों को मिलाकर, तांबा और टिन दोनों को मिलाकर क्या बनाया जाता था, कांसा बनाया जाता था। इसलिए कांस्य युगीन सभ्यता थी। ताम्र और कांस्य के बर्तन हड़प्पा कालीन धातु कला के श्रेष्ठ उदाहरण, ठीक है ना।
तांबे के और कांसे के बर्तन जो है हड़प्पाकालीन धातु कला के श्रेष्ठ उदाहरण, ठीक है। अगर आपको पूछ ले कि हड़प्पाकालीन धातु कला का श्रेष्ठ उदाहरण कौन से बर्तन का है, तो ताम्र और कांस्य के जो बर्तन है वो श्रेष्ठ उदाहरण, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों आपके तांबे से निर्मित औजारों के अंदर कौन कौन से औजार मिले जो तांबे से बने हुए थे, कौन कौन से हैं वो, उस्तरा, छेनी, हथौड़ी, कुल्हाड़ी, चाकू और तलवार। कौन कौन से दोस्तों तांबे से, उस्तरा, छेनी, हथौड़ी, कुल्हाड़ी, चाकू और तलवार। जबकि कांसे से बने हुए कौन कौन से थे, कांसे से बने हुए नर्तकी की मूर्ति मुख्य रूप से, ये बात ध्यान रखनी, कांसे से बनी हुई क्या मुख्य रूप से, नर्तकी की मूर्ति मुख्य रूप से जो है कांसे की बनी हुई है। और तांबे से आपको मालूम था, ये क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों आपका कि तांबे से बना हुआ इनमें से कौन से औजार है जो तांबे से निर्मित थे सिंधु घाटी सभ्यता में, तो कौन से है, उस्तरे, छेनी, हथौड़ी, कुल्हाड़ी, चाकू और तलवार, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों इस सभ्यता के लोग सोने चांदी से परिचित थे तथा मिट्टी के बर्तन बनाने में प्रवीण थे, ये बात ध्यान रखनी, सोने चांदी से भी ये लोग परिचित थे, केवल आज के जमाने का नहीं है सोना चांदी, यानी बहुत पुराने जमाने का है। तो यानी कि ये मान ध्यान रखनी है आपको कि ये बात ध्यान रखनी है, इस सभ्यता के जो लोग थे वो सोने चांदी से परिचित थे दोस्तों। कैसे थे, सोने चांदी से परिचित थे तथा मिट्टी के बर्तन बनाने में ये प्रवीण थे, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों मनकों का विकसित उद्योग, यानी कि मन के जो तो आप जानते होंगे हीरे जवाहरात जो होते हैं, ठीक है ना, मनकों का विकसित उद्योग का प्रमाण भी प्राप्त हुआ है, ठीक है ना। विकसित उद्योग था उसका प्रमाण, अगर आपको पूछ ले कि आपके पास क्या प्रमाण है कि ये मनकों का विकसित उद्योग था, तो प्रमाण दोस्तों कहाँ मिलता है, चन्हू, दड़ो और लोथल से मिलता है दोस्तों। कहाँ से मिलता है, चन्हू, दड़ो और लोथल से, जबकि लोथल से ही इनकी कर्मशाला भी मिली है, ठीक है ना, लोथल से कई कर्मशाला भी मिली है, जिससे पता चलता है कि ये मनकों का जो उद्योग था वो विकसित उद्योग था, चन्हू, दड़ो और लोथल से। किससे, चन्हू, दड़ो और लोथल से प्रमाण मिलता है, ठीक है। मन के सोने चांदी, सेलखड़ी, सीप तथा मिट्टी के बने होते थे। ऑब्वियसली बात है कि मन के जो हीरे जवाहरात किससे बने होते थे, सोने, चांदी, सेलखड़ी, सीप तथा मिट्टी से, ये बात ध्यान रखनी, सेलखड़ी, सीप और मिट्टी ये एक्स्ट्रा है, ठीक है ना। सोने चांदी तो ऑब्वियसली है ही, उसके बाद सेलखड़ी, सीप तथा मिट्टी से बने होते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। अब देखिए सीप उद्योग जो अभी मैंने बताया कि सीप से बने होते थे, इनके जो मनके थे यानी कि सोने चांदी जो हीरे जवाहरात बने होते हैं, ठीक है ना। अब ये सीप उद्योग का प्रमाण कहाँ से मिलता है, सीप उद्योग का प्रमाण मिलता है दोस्तों लोथल और बालाकोट से, ठीक है ना। अभी जैसे मैंने आपको बताया जो आपको हीरे जवाहरात का प्रमाण, मनकों का प्रमाण कहाँ से मिला, चन्हू, दड़ो और लोथल से। वहीं सीप उद्योग का प्रमाण कहाँ से मिलता है दोस्तों, सीप उद्योग का प्रमाण मिलता है लोथल से और बालाकोट से, ठीक है। सूत की कताई और सूती वस्त्र की बुनाई अत्यंत विकसित रहे, ठीक है ना। सूत की कताई और सूती वस्त्र की बुनाई, ये तो कोई बात नहीं कि अत्यंत विकसित रहे, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको नॉर्मल बात है, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों व्यापार एवं वाणिज्य कि इनका जो व्यापार वाणिज्य कॉमर्शियल रूप से, यानी कि अगर हम देखें तो इनका बिजनेस किस प्रकार का था, कि क्या बिजनेस था इनका, तो सिंधु घाटी में आंतरिक और विदेशी दोनों प्रकार के व्यापार होते थे, ठीक है ना दोस्तों। यानी कि घरेलू व्यापार और विदेशी व्यापार दोनों व्यापार होते थे, यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी हुआ करता था, ठीक है। उद्योग धंधों के लिए कच्चा माल कहाँ से इनका उद्योग धंधों के लिए कच्चा माल प्राप्त करते थे, कहाँ से आता था दोस्तों, वो राजस्थान से आता था, गुजरात से आता था, सिंध से आता था, दक्षिण भारत, अफगानिस्तान, ईरान और मेसोपोटामिया से मंगाया जाता था। कहाँ से मंगाया था दोस्तों, राजस्थान, गुजरात, सिंध, दक्षिण भारत, अफगानिस्तान, ईरान, यानी विदेशों से। देखिए विदेश कहाँ गए आपके, एक तो आपका अफगानिस्तान, ईरान और मेसोपोटामिया, ये तीन तो आपके विदेशों से मंगा रहे हैं, ठीक है। अफगानिस्तान, ईरान और मेसोपोटामिया से मंगाया जाता है। राजस्थान से क्या मंगाया जाता था दोस्तों, अगर आपको पूछ ले कि राजस्थान जिसके से अगर आपको पूछ ले तो राजस्थान से तांबा मंगाया जाता था, जबकि मैसूर से, भारत के मैसूर से क्या मंगाया जाता है दोस्तों, सोना मंगाया जाता है। तांबा और राजस्थान से, मैसूर से सोना मंगाया जाता है। यहाँ के लोगों का मेसोपोटामिया से व्यापारिक संबंध का प्रमाण मिलता है, यानी कि मैंने आपको बताया था विदेशों से इनके व्यापार संबंध रहे, तो यहाँ पर एक लिखा है जैसे कि यहाँ के लोगों का मेसोपोटामिया से व्यापारिक संबंध का प्रमाण मिलता है। मेसोपोटामिया से सिंधु सभ्यता के कई दर्जन मुहरें मिली है। इसलिए अगर आपको पूछ ले कि विदेशी व्यापारिक संबंध का क्या प्रमाण है, तो यहाँ प्रमाण है आपके पास कि मेसोपोटामिया से व्यापारिक संबंध का प्रमाण मिला है, क्योंकि यहाँ पर कई दर्जन के अंदर मुहरें मिली है, इसलिए मेसोपोटामिया से व्यापारिक संबंध का प्रमाण हमें प्राप्त होता है। मेसोपोटामिया के अभिलेख के अंदर दिलमगन, मगान और मेलुहा स्थायी चर्चा के अंदर है, ठीक है ना। ये दोनों ये जो है तीन स्थान कौन कौन से, दिलमग्न, मगान और मेलुहा, ये तीन स्थान जो मेसोपोटामिया के अभिलेख, जहाँ से इन तीन स्थानों से अभिलेख प्राप्त हुए, उससे पता चलता है कि मेसोपोटामिया से व्यापारिक संबंध रहे इनके, ठीक है। मेलुहा शब्द भारत के लिए प्रयुक्त हुआ है, यहाँ पर जो मेलुहा शब्द हुआ है ना, मेलुहा शब्द किसका लिए प्रयुक्त हुआ है दोस्तों, भारत के लिए प्रयुक्त किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है कि सिंधु सभ्यता में व्यापार के लिए वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग होता था। उस समय मुद्रा तो होती नहीं थी, ठीक है ना, तो मुद्रा की जगह क्या काम में लिया जाता था, वस्तु विनिमय प्रणाली काम में, यानी कि वस्तु के बदले वस्तु देना। अगर आप वस्तु खरीद रहे हैं तो उसके बदले में आपको कोई वस्तु देनी होगी, इसलिए इससे क्या कहते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग सिंधु घाटी सभ्यता में होता था।
यहाँ से भारी संख्या में मुहरें मिली है जिनका उपयोग पत्र या पार्सल पर छापे लगाने के लिए होता था, ठीक है ना। यानी कि जब आपको मालूम है पार्सल पर इन पे कभी छापे कब लगाए जाते थे, जब यानी कि आप कोई माल बाहर भेज रहे हैं, कोई सामान बाहर भेज रहे हैं, तब इनका छापे लगाने का प्रयोग होता था पार्सल पे, ठीक है ना। इससे पता चलता है कि इनका व्यापारिक संबंध विदेशों से भी रहा है। अब माप तोल के एक निश्चित इकाई का क्रम था, ठीक है ना दोस्तों। ये जो माप तोल इनकी जो इकाइयाँ होती थी इनकी निश्चित क्रम था। जो तोल की इकाई जो 16 के अनुपात में होती थी दोस्तों, किस अनुपात में होती थी, 16 के अनुपात में होती थी। कैसे होती थी देखिए दोस्तों, 1 2 4 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, उसके बाद 160 और 320, ठीक है ना। 1 2 4 8 16 32 64 120 और 320, यह पद्धति आज भी प्रचलित है। बस ये बात ध्यान रखनी है आपको, माप तोल की एक निश्चित इकाई का जो निश्चित क्रम था वो तोल की इकाइयों के जो 16 के अनुपात में थी दोस्तों। कैसे होती थी, 16 के अनुपात में होती थी। ये बात ध्यान रखनी है आपको, ये इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है ना, कि माप तोल की जो इकाई होती थी किसके अनुपात में होती थी, 16 के अनुपात में होती थी, ठीक है। 16 के अनुपात में होती थी। 1 2 4 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, फिर 160 और 320। तो दोस्तों आज इस वाली वीडियो के अंदर हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर हम बाकी का जो आपका और टॉपिक बचे हुए हैं, ठीक है ना, जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता कम से कम 5 या 6 पेज और है, तो वो आपके नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो शेयर जरूर कर दिए, ताकि आपके दोस्तों को भी, मैंने आपको कहा था कि मैं आपको ऑथेंटिक मटेरियल एनसीईआरटी प्लस आरबीएससी से लिया हुआ है दोस्तों। ये मटेरियल कहाँ से लिया हुआ है दोस्तों, एनसीईआरटी प्लस आरबीएससी की आप बुक्स चेक कर सकते हैं। आपको ये बुक्स के अंदर ऐसा कैसा एज इट इज मटेरियल मिल जाएगा राजस्थान बोर्ड के अंदर। और सबसे ज़्यादा जो बुक्स प्रिफेयर हुई है आरबीएससी की बुक्स प्रिफेयर हुई है, क्योंकि आपके सिलेबस में लिखा है 12th के सिलेबस तक आपका जो प्रश्नों का लेवल होगा 12th तक होगा। तो वहीं से ये सारा मटेरियल लिया गया है, ताकि आपका जो प्रश्न हो वहीं के, क्योंकि जो पिछली बार जो पेपर हुआ उसमें मैक्सिमम सारे क्वेश्चन इसी से आए हुए हैं आपके, ठीक है ना। इसलिए जो मैंने आपको कहा था कि आरबीएससी से नोट्स बना के आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है दोस्तों। आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और लाइक जरूर कर दीजिए ताकि वीडियो का हमें थोड़ा प्रोत्साहन मिल सके। नेक्स्ट वीडियो के अंदर वापस मिलते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।